तो यार एपिसोड 3 आपने देख ही लिया होगा भाई, देख लिए हो तभी तो ब्रेकडाउन देख रहे हो। एंड सच कहूं तो मुझे ये एपिसोड सबसे बेस्ट लगा। प्रॉपर स्टोरी आगे बढ़ी, सस्पेंस भी था और आगे के एपिसोड के लिए एक अच्छा क्लिफ हैंगर भी, एंड बहुत सारे हिडन डिटेल्स, कॉमिक बुक रेफरेंसेस, ईस्टर एग्स जिसको कि मैं आगे कवर करूंगा। तो हाँ, ये एपिसोड स्टार्ट हुआ एक ऐड के साथ, जिससे कि मैं श्योर हूँ कि सबको वांडाविजन की याद आ गई होगी। और यहाँ ऐड था जीआरसी का। आपको मैंने पिछले ब्रेकडाउन में ही बोला था कि भाई जीआरसी पे ध्यान रखना, क्योंकि कब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एमसीयू में मेजर रोल प्ले करने लगती है पता ही नहीं चलता। एंड ऐसा ही कुछ देखने को हमें मिल भी रहा है, इसलिए आगे भी जीआरसी पे नजर रखे रहना। ऐसा लग रहा है कि भाई सब कुछ का सेंटर पॉइंट ये जीआरसी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं बैरन ज़ीमो पे। तो मैंने पिछले ब्रेकडाउन में बोला था कि बकी ज़ीमो को जेल से भगाएगा, और ऐसा ही हुआ। एंड इसके बाद भाई ज़ीमो ने बहुत कुछ रिवील किया है। सबसे पहले तो उसने कंफर्म किया कि विंटर सोल्जर प्रोग्राम उसने खुद रोका था। देन उसने ये भी कंफर्म किया कि हाइड्रा के अलावा जिसके पास भी सुपर सोल्जर सीरम होता था या कोई भी अगर उसे बनाने की भी कोशिश करता था तो वही उसे रोकने जाता था, मतलब कि मारने। एंड इसीलिए वो यहाँ सैम एंड बकी की हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि और सुपर सोल्जर्स इस वर्ल्ड में रहें। वो मेंशन भी करता है कि रेड स्कल जैसे लोग इस वर्ल्ड में और नहीं होने चाहिए। ज़ीमो के बारे में वैसे ये भी रिवील हुआ कि भाई वो बहुत रिच है, मतलब कि अंधा अमीर। एंड यहाँ हमने उसको उसके आइकॉनिक मास्क के साथ भी देखा। अब यहाँ तो उसने शौक के लिए ये मास्क पहना है, बट कॉमिक्स में ये मास्क वो शौक के लिए नहीं पहनता था, बल्कि वो इसे एक एक्सीडेंट के बाद पहना, जिसमें एडिसिव एक्स नाम का एक केमिकल उसका चेहरा खराब कर देता है। अब आपने ये भी देखा होगा कि ज़ीमो ने सैम को मैड्रीपुर में एंट्री दिलवाने के लिए स्माइलिंग टाइगर का नाम दिया था। अब ये एक बहुत ही मेजर हिंट है। जो लोग कॉमिक्स में ज़ीमो की हिस्ट्री जानते हैं वो तुरंत गेस भी कर लिए होंगे। तो कॉमिक्स में ज़ीमो ने एक सुपर विलन्स की टीम बनाई थी, थंडरबोल्ट्स, और इस टीम में कुछ टाइम के लिए स्माइलिंग टाइगर या फिर कोनार्ड मैक नाम का कैरेक्टर भी रहा है। और यहाँ ज़ीमो ने स्माइलिंग टाइगर की फोटो भी दिखाई, विच मीन्स कि ये कैरेक्टर एमसीयू में भी एग्जिस्ट करता है। एंड इफ ये एग्जिस्ट करता है तो ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर एक सुपर विलन टीम भी हो। और हाँ, कॉमिक्स में कुछ टाइम के लिए टास्क मास्टर इनका लीडर था, जो कि एमसीयू में हमें ब्लैक विडो की मूवी में दिखने वाला है। तो हाँ, यहाँ कनेक्शन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल रहे हैं। लेट्स सी एमसीयू में इस कनेक्शन को यूज कैसे किया जाता है। अब थोड़ा सा फनी साइड पे चलते हैं और बात करते हैं मीम्स की। तो हाँ, मानो या ना मानो, एमसीयू वाले स्टार वार्स के साथ ही कभी कभी फेमस मीम्स का रेफरेंस भी देते हैं। एंड ऐसे ही कुछ हमें इस एपिसोड में देखने को मिला। द सैलेड कैट मीम आपने देखा ही होगा। तो हाँ, इसी मीम से सिमिलर एक सीन इस एपिसोड में था, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। एंड ऐसा नहीं है कि भाई ये पहली बार हुआ है, वांडाविजन के एक एपिसोड में भी कुछ ऐसे ही सिमिलर सीन था। तो हाँ, आगे से अपकमिंग एमसीयू के शोज में इस मीम को ढूंढने की कोशिश जरूर करना। नेक्स्ट आते हैं बकी के लिस्ट पे। तो इसके बारे में मैंने फर्स्ट एपिसोड के ब्रेकडाउन में ही बताया था, बट यहाँ रिवील हुआ कि बकी ने जो लिस्ट लिखा था वो सेम उसी नोटबुक में है जिसमें स्टीव ने अपना लिस्ट लिखा था। यहाँ सैम ये भी रिवील करता है कि उस लिस्ट के लिए सैम ने भी स्टीव को कुछ कुछ सजेस्ट किया था, जैसे कि मार्विन गेय का ट्रबल मैन सॉन्ग, जो कि स्टीव को बहुत ज़्यादा पसंद था। अब ऑब्वियसली वो सॉन्ग मैं यहाँ नहीं सुना सकता, इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो एंड होने के बाद चाहो तो सुन सकते हो। लेकिन स्टीव एंड बकी दोनों के लिस्ट में मेजर डिफरेंस ये है कि स्टीव के लिस्ट में वो सब था जो कि उसने 70 साल जमे रहने के चलते मिस कर दिया था, बट वहीं बकी के लिस्ट में उन सब का नाम है जिनसे उसको बदला लेना है या फिर जिनके साथ उसने कुछ गलत किया है। अब यहाँ एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉल बैक भी था, तो सोचा चलो मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ एपिसोड में आपने देखा होगा कि सैम बकी को बोलता है कि मैं श्योर हूँ कि तुम अपनी सीट आगे नहीं करोगे। You're not gonna move your seat up, are you? No. और ये जो सीट की लड़ाई है वो बहुत पुरानी है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब सैम आगे बैठा था एंड बकी ने उसे सीट थोड़ा आगे करने बोला था, बट सैम ने मना कर दिया था। Can you move your seat up? No. और वैसे ही यहाँ बकी ने किया। तो हाँ यार, ये कंफर्म समझो कि बकी यहाँ सबसे बदला ले रहा है एंड वो कुछ भी नहीं भूला। आगे बढ़ते हैं सेल्बी के कैरेक्टर पे, जो कि मैड्रीपुर की एक हाई लेवल गैंगस्टर है, मतलब कि थी, और ज़ीमो को बहुत अच्छे से जानती थी। बट मैंने कॉमिक्स में इस नाम के कैरेक्टर को ढूंढने का ट्राई किया, बहुत ही कोशिश किया, बट इससे सिमिलर कैरेक्टर कहीं है ही नहीं। हाँ, सेल्बी नाम से कॉमिक्स में 7-8 कैरेक्टर्स जरूर हैं, जिसमें से एक ये है जो कि म्यूटेंट लिबरेशन फ्रंट का लीडर था। देन एक है कैरल सेल्बी जो कि एक स्टूडेंट थी, एंड ऐसी और भी कई कैरेक्टर्स हैं। इफ मैड्रीपुर से रिलेटेड कैरेक्टर पे आए तो सुजैन सेल्बी भी थी, जो कि मैड्रीपुर में ही रहती थी। बट हाँ, जो कैरेक्टर यहाँ दिखाया गया है उसके आसपास का कोई भी कैरेक्टर नहीं है, तो मे बी बस ये नाम रेफरेंस के लिए यूज किया गया हो। लेकिन वहीं अगर डॉक्टर विल्फ्रेड नैगल पे आए तो ये कैरेक्टर डायरेक्टली कॉमिक्स से लिया गया है।
यहाँ एपिसोड में क्लियरली इसने मेंशन किया है कि डॉक्टर अस्किन के बाद एक प्रॉपर सुपर सोल्जर सीरम बनाने में सिर्फ यही सक्सेसफुल हो पाया। इस सीरम के लिए कोई भी बड़ी मशीन या एनर्जी नहीं चाहिए। वो ये भी रिवील करता है कि पहले वो हाइड्रा के लिए सुपर सोल्जर सीरम बनाने की कोशिश कर रहा था, देन हाइड्रा के बाद CIA ने उससे सुपर सोल्जर सीरम बनवाया और वो सक्सेसफुल भी हो गया। बट थैनोस के स्नैप के चलते वो प्रोजेक्ट वहीं रुक गया एंड जब वो 5 साल बाद वापस आया तो पावर ब्रोकर ने उसे मैड्रिपुर में जगह दिया और वो उसके लिए सीरम बनाने लगा। अब अगर कॉमिक्स में आए तो काफी सिमिलर स्टोरी है, बस टाइमलाइन अलग है। कॉमिक्स में भी डॉक्टर स्किन के डेथ के बाद इसे प्रोजेक्ट रिबर्थ में लिया गया था, जहां इसने 300 अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर्स पे अपना सीरम का एक्सपेरिमेंट किया था एंड सिर्फ एक ही सर्वाइव कर पाया, आइजिया ब्रैडली, जो कि फर्स्ट ब्लैक कैप्टन अमेरिका बना। तो हाँ, यहाँ सीरीज में स्टोरी उन्होंने थोड़ी चेंज कर दी है। यहाँ भी एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका रह चुका है, बट वो इसके सीरम से सुपर सोल्जर नहीं बना था। अब आते हैं मैड्रिपुर पे। तो मैं श्योर हूँ कि सबने इस जगह का नाम जरूर सुना होगा। कॉमिक्स में भी ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लोकेशन है एंड फाइनली MCU में इसे दिखा दिया गया। वैसे मैड्रिपुर को मेंशन अवेंजर्स में ही एजेंट मारिया हिल ने किया था, जहाँ ये रिवील हुआ था कि मारिया हिल कुछ दिनों के लिए मैड्रिपुर गई थी एक मिशन पे। बट हाँ, यहाँ पूरा का पूरा सिटी ही रिवील किया गया है, जिसको रूल करता है पावर ब्रोकर। अब पावर ब्रोकर की बात तो मैं यहाँ नहीं करने वाला, पिछले ब्रेकडाउन में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन मैड्रिपुर के कॉमिक्स हिस्ट्री पे आए तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो सबसे पहले तो ये सिटी सिंगापुर के पास एक आइलैंड पे है एंड कॉमिक्स में यहाँ एक सबसे अमेजिंग इवेंट हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब कैप्टन अमेरिका लड़ रहे थे तो एक बैटल के लिए वो यहाँ आए थे एंड उसी टाइम वर्ल्ड वॉर में वुल्वरीन भी लड़ रहा था। तो दोनों ही साथ में कॉमिक्स में मैड्रिपुर का बैटल लड़े थे। अब ऑब्वियसली जब कैप्टन अमेरिका की फर्स्ट मूवी बन रही थी तब वुल्वरीन के राइट्स MCU के पास नहीं थे, लेकिन इफ राइट्स रहते तो मुझे लगता है कि ये सीन पक्का होता, क्योंकि कॉमिक्स में ये वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स में से एक है। अब जैसे एपिसोड में बोला गया है कि इस आइलैंड में पायरेट्स भी हैं, वैसे ही कॉमिक्स में भी था, जहां अर्ली डेज में ये सी पायरेट्स का बेस हुआ करता था। और हाँ, एक्समैन से मैड्रिपुर का पुराना कनेक्शन है और यहाँ एक एक्समैन का मेंशन भी हुआ करता था एंड इस पूरे आइलैंड का प्रोटेक्टर एक टाइम पे वुल्वरीन था। तो हाँ, एक्समैन से बहुत ज्यादा कनेक्शन मैड्रिपुर का है। तो लेट्स सी इस कनेक्शन को वो कैसे यूज करते हैं। देन कई जगह आपने मैड्रिपुर में हिंदी में कुछ लिखा भी देखा होगा, तो मे बी इसका कनेक्शन इंडिया से भी कुछ किया जाए, या फिर सिंस ये आइलैंड सिंगापुर के पास है तो हिंदी होना थोड़ा ऑब्वियस भी हो जाता है। एंड वैसे भी अब MCU के मूवीज में इंडिया का रेफरेंस मिलना आम सी बात हो गई है। अब चाहे हल्क इंडिया में आ जाए या फिर आयरन मैन। फिर सैम ने इस आइलैंड को स्कल आइलैंड भी बोला था, तो मुझे लगता है कि ये बस एक रेफरेंस होगा कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी का, जहां लीड में टॉम हिडलस्टन एंड ब्री लार्सन दोनों ही थे। एंड MCU में ये दोनों ही कैरेक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं आप जानते ही हो। अब एंडिंग के क्लिफ हैंगर पे आए तो सभी शॉक में होंगे। सच कहूँ तो मैं वकांडा से रिलेटेड कुछ भी इस सीरीज में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट जैसे ही सैम ने बोला था कि जीमो को भगाने का आइडिया अच्छा नहीं है क्योंकि पूरा वकांडा उस पर नजर रखे हुए है, वो उससे टिचाका का बदला चाहते हैं। एंड एंडिंग में जब भाई मैंने किमोयो बीट्स देखा तो यार समझ गया कि कुछ तो होने वाला है। टू बी ऑनेस्ट मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि शूरी होगी, बट यहाँ एओ थी। हाँ, इसका नाम ही एओ है, AYO, जिसे कि हमने सिविल वॉर, ब्लैक पैंथर एंड इन्फिनिटी वॉर में देखा था। तो हाँ, यहाँ ये समझो कि वो जीमो के लिए आई है किंग टिचाका का बदला लेने। एंड ऑब्वियसली वो अपने मन से तो नहीं आई होगी, वकांडा से उसको भेजा गया होगा। तो लेट्स सी कि ये कैसे हैंडल होता है। वकांडा को भी जीमो चाहिए एंड सैम एंड बकी को भी जीमो चाहिए। मे बी दोनों के बीच में कुछ डील हो। आप लोग को क्या लगता है कमेंट जरूर करना। होप सो कि मेरा ब्रेकडाउन आपको पसंद आया होगा। मैंने बहुत सारे ऑब्वियस से डिटेल्स वीडियो में नहीं बताए हैं, जो कुछ मुझे हिडन लगा या फिर मुझे लगा कि कॉमिक बुक से कुछ अच्छे रेफरेंसेस हैं, वही डिटेल्स मैंने दिए हैं। फिर भी कुछ हिडन डिटेल्स या रेफरेंसेस मुझसे मिस हुए होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ऑब्वियसली वीडियो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड कुछ मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लेना। पिछले एपिसोड का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊँगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।